Hello students, how are you doing? I hope you all are doing good. Students, we are covering chapter 1, The Weight That One Hurts of your new English book Purvi for class 7 NCERT, and we have completed full explanation of this chapter. Now let's start this exercise and question answer, okay? तो if you like my video then please बच्चों share, subscribe और like, okay? तो चलिए start करते हैं. Let us discuss. फर्स्ट है आपका रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट. इसमें जो सारी स्टेटमेंट दी गई है ना बच्चों, ये सारी आपकी फॉल्स हैं, तो आपको इसको करेक्ट करके लिखना है, ठीक है. तो आपका फर्स्ट है द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोअम. तो जो क्वीन है उसने राजा की इंसल्ट की थी. जब उसने पोएम सुनाने के लिए कहा था तो उसने राजा की इंसल्ट की थी. तो बच्चों ये नहीं है, फॉल्स है ये. द क्वीन डिड नॉट इंसल्ट द किंग. उसने राजा की इंसल्ट नहीं की थी. शी यॉन्ड. उसने क्या किया था, उबासी ली थी. बिकॉज शी वॉज टायर्ड बट शी हैड नो इंटेंशन टू इंसल्ट द किंग. क्योंकि वो बहुत थक गई थी बच्चों, पूरा दिन वो बहुत टायरिंग दे रहा था उसके लिए. लेकिन उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो राजा की इंसल्ट करे, ठीक है. नेक्स्ट है आपका तेनालीरामा इमीडिएटली वेंट टू द किंग एंड कन्विंस्ड हिम टू टॉक टू द क्वीन. तेनालीरामा इमीडिएटली किंग के पास गया था और उसे कन्विंस किया था कि आप रानी से बात करें. तो तेनालीरामा डिड नॉट इमीडिएटली गो टू द किंग. किंग के पास फ़ौरन नहीं गया था. उसने क्या किया था, उसने टाइम लिया, प्लान बनाया. और फिर उसके बाद में प्लान बनाने के बाद में उसने राजा को रियलाइज़ कराया कि इसमें रानी की गलती नहीं है. अगर उसे उबासी आई है तो इट्स अ नॉर्मल एज ब्रीदिंग, ओके. तो ये चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों, पहले आप वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तभी आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे. थर्ड है द कोर्टियर्स एडमायर्ड द किंग्स पोएम एंड प्रेज्ड हिज लिटरेरी टैलेंट. जो कोर्टियर्स थे, दरबारी जो थे बच्चों, उन्होंने राजा की पोएम की बहुत तारीफ़ की थी और उसकी लिटरेरी टैलेंट की बहुत तारीफ़ की थी क्या बच्चों? तो नहीं, ऐसा नहीं था. जब राजा ने पोएम सुनाई थी तो दे अवॉइडेड द किंग. उन्होंने राजा को दे अवॉइडेड द किंग एंड मेड एक्सक्यूज़. जब राजा ने उन्हें पोएम सुनाई थी तो उन्होंने राजा को अवॉइड करना शुरू किया और एक्सक्यूज़ बनाने लगे, बहाने बनाने लगे. तो उन्होंने कोई भी प्रशंसा नहीं की थी राजा की पोएम की या उसकी लिटरेरी टैलेंट की, ठीक है. नेक्स्ट है आपका द मिनिस्टर इन द कोर्ट वर ईगर टू हियर तेनाली रामाज आइडिया अबाउट पैडी कल्टिवेशन. तो जो मिनिस्टर्स थे, ठीक है, मंत्री जो थे कोर्ट में, वो बहुत ही जानने के लिए इच्छुक थे कि तेनालीरामा के आइडियाज़ क्या है, पैडी जो धान की खेती होगी ना उसके बारे में. तो कोई भी बच्चों इच्छुक नहीं था, कोई भी जानना नहीं चाहता था रामा के आइडिया को. बिकॉज बल्कि वो क्या कर रहे थे, दे मेड फन ऑफ तेनालीरामाज आइडिया. क्योंकि जो रामा के आइडियाज़ थे वो बहुत ही सिली आइडिया थे, है ना. तो वो तेनालीरामा के आइडिया पर फन कर रहे थे, है ना. नेक्स्ट है आपका द किंग नेवर रियलाइज हिज मिस्टेक एंड कंटिन्यू टू स्टे एंग्री विद द क्वीन. तो वो जो राजा है उसे कभी भी अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ और उसने कंटिन्यू रखा कि वो रानी से बात ही नहीं करेगा. ऐसा नहीं था, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपोलोजाइज किया रानी के सामने, ओके, अपनी गलती मानी. चलिए नेक्स्ट है आपका लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. तो इसमें आपको एक आपको दिया गया है, एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे. चलिए वो बताते हैं. पहले एक्सट्रैक्ट पढ़ लें आप बच्चों. द किंग थॉट आई वॉज डिसरेस्पेक्टिंग हिज पोएम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ. तो राजा ने सोचा कि मेरी पोएम की तो इंसल्ट हो रही है और वो स्टॉर्म्ड ऑफ, उठ के चला गया वहाँ से, ठीक है. सिंस देन, उसके बाद में क्या हुआ, उसने मुझसे बात नहीं की. रानी बता रही है तेनालीरामा को, अगर मुझे पता होता है ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं कोई अनदर डे चूज करती, ठीक है. तो वो कहती है मेरी रामा हेल्प करो, ये केवल तुम ही हो जो कि राजा को समझा सकते हो. तो रामा नोडेड थॉटफुली. रामा ने सोचते हुए अपना सिर हिलाया. उसने कहा इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व द मैटर. अगर आपको पसंद है तो मैं आपका मैटर रिजॉल्व करूंगा योर हाईनेस. बट इसके लिए वेल प्लान्ड अप्रोच चाहिए, एक अच्छा सा प्लान बनाना पड़ेगा. उसके लिए मुझे टाइम की ज़रूरत है, एक राइट स्ट्रेटजी के लिए, ओके. तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डज द क्वीन बिलीव दैट द तेनालीरामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड. तो बच्चों रानी क्यों सोच रही थी, यानी ऐसा क्यों विश्वास करती थी कि तेनालीरामा ही हैं जो राजा को समझा सकते हैं. तो देखिए द क्वीन बिलीव्स दैट ओनली तेनालीरामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड बिकॉज, क्योंकि तेनालीरामा क्या थे, बहुत ही फेमस थे. किसके लिए, अपनी क्विक विट के लिए, ठीक है. क्विक विट, विट का मतलब मैंने बताया था बच्चों, एकदम से आपका मतलब बुद्धि, जो तेज बुद्धि होती है ना बच्चों, वो अपनी क्विक विट के लिए. एंड ही हैड अ स्पेशल प्लेस, और राजा के कोर्ट में उनका एक स्पेशल प्लेस था एज अ विटी एडवाइजर. वो एक अच्छे एडवाइजर थे, एक बुद्धिमान एडवाइजर थे, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द क्वीन स्टेटमेंट,
ठीक है। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, क्वीन की स्टेटमेंट थी ना, ये क्या थी, अगर मुझे पता होता ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं दूसरा डे चूज़ करती। तो इसके बारे में उनकी क्या फीलिंग थी, वो क्या फीलिंग थी, शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग। रिग्रेट्स मतलब उनको अफसोस हो रहा था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना बच्चों उन दोनों के बीच में, उसका उन्हें अफसोस हो रहा था। तो इसका आप बी वाला करिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, हाउ डज तेनालीरामा रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो ये देखिए, तेनालीरामा रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिकॉज, मतलब कैसे सोचा जाता है कि तेनालीरामा का जो था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल था, कैसे था, तो अपनी बुद्धि को, मतलब रिफ्लेक्ट हिज विजडम यानी कि उनकी बुद्धि को जो दर्शाता है। तो ये किस हिसाब से दर्शाता है उनकी बुद्धि को, तो ये कैसे दर्शाता है, बिकॉज ही आस्क्ड द क्वीन, उन्होंने क्या, रानी से पहले पूछा, टू टेक सम टाइम टू मेक अ प्लान एंड फाइंड टू राइट स्ट्रेटजी। तो उन्होंने पहले पूछा रानी से कि हम एक प्लान बनाएं और फिर एक राइट स्ट्रेटजी का वेट करते हैं। ठीक है, तो ये उनकी बुद्धि को दर्शाता है कि उन्होंने इमीडिएटली काम नहीं किया, बल्कि पहले प्लान बनाया, वेल प्लान, उसके बाद में उन्होंने उस पर काम किया, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Fill in the blanks by choosing the correct option from those given in the brackets. The king reaction shows that he is sensitive and क्या होगा, and takes great pride in his poetry. ठीक है, किंग का रिएक्शन क्या शो करता है कि वो बहुत ही सेंसिटिव थे और उनको अपनी पोएट्री पर घमंड था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक्सटेट आ जाता है, सेकंड वाला देखते हैं। दैट इवनिंग, उस इवनिंग को क्या हुआ था, द किंग अप्रोच द क्वीन विद अ सॉफ्टेंड एक्सप्रेशन। राजा जो है रानी के पास किया बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन लेके, सॉफ्ट एक्सप्रेशन लेके, उन्होंने रानी से क्या कहा, थिरुमलम्बल, जिसका ये बेटा उसका नाम है रानी का, ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल, उसकी वॉइस बहुत ही जेंटल हो गई। आई हैव बीन फुलिश, में कितना मूड था और मैं कितना ओवर एक्ट कर रहा था। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, मेरे घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। आई एम सो सॉरी। तो क्वीन जो है, जो इस लम्हे का, इस मोमेंट का कब से वेट कर रही थी, उसने स्माइल किया और रिप्लाई किया कि अगर आपको पसंद है तो हम उस क्वेरल को, उस मतलब झगड़े को वहीं पीछे छोड़ देते हैं और मैं अब आपकी पोएम को सुनना चाहती हूँ। ठीक है, तो अभी आप कंप्लीट करिए। व्हेन द किंग सेड, जब राजा ने कहा, आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ ही नहीं पाया था कि जो रानी जो है उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था उसकी इंसल्ट करने का, है ना। चलिए सेकंड सेकंड पे आते हैं। व्हाई डज द क्वीन से, इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस। रानी ने ऐसा क्यों कहा था, अगर आप चाहें तो हम अपनी क्वेरल को, अपने झगड़े को वहीं पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि रानी क्या चाहती थी, वो इस झगड़े का अंत करना चाहती थी और लिव अ हैप्पी लाइफ विद हिज हस्बैंड, विद हिज नहीं आएगा, विद हर हस्बैंड आएगा। ठीक है, वो अपने हस्बैंड के साथ एक हैप्पी लाइफ व्यतीत करना चाहती थी। ठीक है, यहाँ पे आप कर लीजिएगा हर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, द किंग एक्नॉलेज दैट हिज प्राइड क्लाउडेड हिज जजमेंट। ठीक है, तो विच शोज, ये क्या शो करता है, इंटेलिजेंस एंड करेज, या फिर आपका नेक्स्ट क्या है आपका, इंटेलिजेंस इज करेज और आपका मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो द किंग एक्नॉलेज दैट हिज प्राइड क्लाउडेड हिज जजमेंट, यानी कि उसका जो जजमेंट था उस पर बादल आ गए थे। ठीक है, राजा ने एक्नॉलेज कहते हैं स्वीकार करने को, राजा ने स्वीकार किया कि उसके जो घमंड पे हैं, वो उसके जो प्राइड है, क्लाउडेड हिज जजमेंट, उसके जजमेंट पर बादल आ गए हैं। ये क्या शो करता है, राजा ने ये स्वीकार कर लिया कि उसका जजमेंट पे बादल आ गए हैं घमंड की वजह से, तो ये मैच्योरिटी और सेल्फ अवेयरनेस शो करता है। ओके, इतना क्लियर है बच्चों। ओके, चलिए, क्लाउडेड हिज जजमेंट का मतलब होता है उसके जो निर्णय था उस पर धुंध सी छा गई हो, है ना, वो होता है। फिर स्टेट एनी वन करेक्टरिस्टिक दैट द क्वीन रिस्पॉन्स टू द किंग अपोलॉजी शोज अबाउट हर, इसका एक करेक्टर बता दीजिए। द क्वीन रिस्पॉन्स टू द किंग अपोलॉजी, क्वीन ने क्या रिस्पॉन्स किया किंग के अपोलॉजी पे, ये शो करता है कि वो अपने हस्बैंड से बहुत ही प्यार करती थी और उसके बिना रह नहीं सकती थी। ठीक है, रानी का जो एक्टिविटी थी वो ये शो करती है। इसके बाद में बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Why was the Vijayanagara Empire considered to be in its golden era during Raya's reign? reign कहते हैं बच्चों शासन को। तो ऐसा क्यों था कि मतलब जो आपका ये जो विजयनगरा एम्पायर है ना, इसे गोल्डन एरा कहा जाता था कृष्णदेव राय के शासन में। क्यों कहा जाता था इसे गोल्डन एरा, बिकॉज क्योंकि आर्ट थी, लिटरेचर था और आर्किटेक्चर था ना, वो फ्लरिश ड्यूरिंग हिज रेन। तो उनके शासन में ये सब बहुत ही अच्छे से फ्लो कर रहा था, बहुत ही अच्छे से हो रहा था, है ना। नेक्स्ट है, हाउ डिड तेनालीरामा गेन अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट। तेनालीरामा को स्पेशल प्लेस कैसे मिला किंग के कोर्ट में, किस वजह से मिला, क्योंकि उनका क्विक विट, हाजिर जवाबी, अच्छी बुद्धिमानी, उनका ह्यूमर, हास्य जो था, उसकी वजह से उनको एक किंग के कोर्ट में अलग ही प्लेस मिला।
नेक्स्ट है हाउ डिड द क्वेरल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन अफेक्ट द पैलेस। तो जो रानी और राजा की जो लड़ाई थी ना, तो उसने पैलेस को कैसे अफेक्ट किया बच्चों। तो इसका आंसर है द किंग डिड नॉट टॉक टू द क्वीन फॉर वीक्स। राजा ने तो उससे काफ़ी हफ्तों तक बात ही नहीं की और फ्रस्ट्रेशन में उसके पास जाना भी बंद कर दिया। हिज एब्सेंस कास्ट अ शेडो ओवर अ पैलेस। तो मतलब जो आपका महल है उस पे मतलब एकदम वैसे छाया, काली काली छाया आ गई, इस तरीके से कहते हैं काला मातम आ गया, छाया आ गई। एंड वंस चेयरफुल कॉरिडोर सीम्ड क्वाइट। और जो चेयरफुल कॉरिडोर्स जो थे वो हमेशा चेयरफुल रहते थे, वो भी क्या शांत और कैसे लगने लगे, लोनली, अकेले अकेले लगने लगे। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन आता है व्हाट स्ट्रेटेजी डिड तेनालीरामा यूज टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। तो तेनालीरामा ने क्या प्लान बनाया था किंग को उसकी मिस्टेक को रियलाइज कराने के लिए। तो उसने क्या किया, तेनालीरामा ने एक प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड, धान के सीड लेके आया और राजा से कहा कि यदि इसे बोया जाएगा तो जो खेती है, ठीक है, जो फसल उगेगी, ईल्ड कहते हैं फसल को, वो 3 टाइम्स ग्रेटर उगेगी। ठीक है, जितनी फसल उग रही है उससे 3 गुना ज़्यादा उगेगी। तो राजा ने कहा ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात है। तो तेनालीरामा ने कहा लेकिन ये इशू नहीं है, सीड के साथ ही नहीं है, लेकिन जो पर्सन है जो इस सीड को, इस बीज को बोएगा, वो अच्छा होना चाहिए। अगर पर्सन को सीड बोते में यॉर्निंग आ गई तो सीड तो इधर उधर बिखर जाएंगी ना, द सीड स्कैटर अनइवनली। तो राजा ने उबासी ली। तो तेनालीरामा ने कहा कि यॉर्निंग इज नेचुरल, यॉर्निंग तो नेचुरल है, देखो आपको भी उबासी आ गई। तो इससे राजा को रियलाइज हुआ कि यॉर्निंग जो है वो नेचुरल है और रानी जो है उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, वो टायर्ड हो गई थी इसलिए यॉर्निंग कर रही थी, है ना। What was the reaction of the courtiers when तेनालीरामा introduced his special paddy seed? जो courtiers थे, दरबारी थे, उनका क्या रिएक्शन था जब तेनालीरामा ने स्पेशल पैडी सीड से इंट्रोड्यूस कराया। तो जब इस इंट्रोड्यूस कराया ना, तो मेड फन ऑफ हिम, जो कोर्टियर्स थे उसका मजाक बनाने लगे और कहने लगे हैज़ ब्रॉड मैजिक सीड, ये मैजिक सीड लेके आया है, अब ये क्लेम करेगा कि जो सीड हैं वो बिना वाटर के ग्रो करेंगे और ये भी हो सकता है कि ये मून से लाया हो, ये मून से मिले हों उसे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट। इस स्टोरी का क्या कंक्लूजन निकला और इस लेसन से आप क्या सीखते हैं। तो व्हेन द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, जब राजा को अपनी मिस्टेक का एहसास हुआ तो वो रानी के पास गया, उसने अपनी गलती को माना। तो इस लेसन से हमें ये मतलब सीख मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलती है तो हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए और अपोलोजाइज करना चाहिए। ओके, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद में आपका देखते हैं, हाँ हाँ, ये आपके, एक सेकंड, ये सारे क्वेश्चन आंसर हो गए ना बच्चों। अभी देखिए लेट अस लर्न। अभी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है और आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है सुइटेबल एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, अभी जैसे फर्स्ट वाला है माई मदर, स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ को। माई मदर इज क्वाइट विटी, विटी कहते हैं ना बच्चों एकदम तेज बुद्धि बुद्धि वाला, अपनी बुद्धि का जो इस्तेमाल करता है ना। एंड हर सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, ऑलवेज लाइट इन स्ट्रेसफुल मोमेंट। तो हमेशा जो स्ट्रेसफुल मोमेंट भी होते हैं उनको भी लाइटन कर देता है। ठीक है, खुशी का माहौल बना लेता है। तो एक बार क्या हुआ, मेरी फैमिली डिनर पे गई थी तो एक आर्ग्यूमेंट हुआ, बिगेन ओवर अ माइनर इशू, बहुत ही छोटे इशू पर आर्ग्यूमेंट हुआ। एंड हैश फेल ओवर मेकिंग एवरीवन फील कंफर्टेबल। ठीक है, हैश फॉल ओवर का मतलब होता है बेटा एकदम सन्नाटा छा गया। तो पूरा सन्नाटा छा गया, मेकिंग एवरीवन फील कंफर्टेबल, हैश फेल ओवर, सन्नाटा छा गया उस माहौल में। तो हर कोई कंफर्टेबल फील करने की कोशिश कर रहा था, मेकिंग एवरीवन फील कंफर्टेबल जस्ट एज थिंग वर गेटिंग सीरियस। जैसी चीज़ें जो हैं वो सीरियस होने लगी, शी मेड अ क्लेवर रिमार्क, तो मेरी मम्मी ने क्लेवर रिमार्क किया। एंड लाफ्टर, और क्या हो गया, लाफ्टर, यानी ये खुशी का माहौल हो गया। ठीक है, पहले एकदम सन्नाटा छाया, फिर मेरी मम्मी ने एकदम से एक जोक किया, कुछ किया, तो खुशी का माहौल छा गया। फिर क्या हुआ, इस सेकंड में आएगा रिपल थ्रो। ठीक है, रिपल थ्रो कहते हैं लहर की तरह फैल जाना। ठीक है, लहर की तरह ये गैदरिंग हमारी फैल गई, हंसी खुशी का माहौल आ गया और हर कोई जो है रिलैक्स हो गया। लेकिन द पर्सन हु स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट, जिस इंसान ने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया था, तो वो क्या हुआ, थर्ड का है स्टॉर्म्ड ऑफ। स्टॉर्म्ड ऑफ का मतलब होता है बच्चों चला गया। ठीक है, तो वो तो बच्चों चला गया छोड़ के। ठीक है, स्टॉर्म ऑफ, एवरीवन डिसअप्रूव्ड ऑफ द एक्शन, तो हर कोई उसके एक्शन को डिसअप्रूव कर रहा था कि इसने अच्छा नहीं किया। फिर क्या हुआ, फोर्थ पे आएगा मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम। मरमर कहते हैं फुसफुसाने की। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे से आवाज करके बातें करने लगे। तो फिर क्या हुआ, माई माइंड रेस्पेक्ट, मेरा माइंड जो है फिर से पुराने टाइम में वापस चला गया। हाउ माई मदर हैड सेव अदर सिचुएशन लाइक इट, तो मेरी मदर ने पहले भी ऐसी सिचुएशन को सेव किया है, उनके बिना ये मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाते, पहले भी उन्होंने सेव किया है। कास्टा शेडो, कास्टा शेडो का मतलब होता है बच्चों एकदम काले बादल छा जाना, ओवर द गैदरिंग। आई होप दैट आई ग्रो अप एज विटी एज माई मदर, मैं सोचता हूँ कि जब भी मैं ग्रो करूँगा, उम्मीद करता हूँ तो मैं अपनी मम्मी की तरह क्या होऊंगा बच्चों, अपनी मम्मी की तरह विटी बनूंगा। ठीक है, क्लियर है इतना।
चलिए अब आगे देखते हैं। ये रहा। द राइटर यूजेस लाइक रोड, रोड कहते हैं एकदम चिल्लाने को, तेज आवाज को, मरमर, मरमर बिल्कुल धीरे धीरे फुसफुसाना हो गया। इन द टेक्स्ट टू इंडिकेट साउंड प्रोड्यूस, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल साउंड वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी। आपको ये डिक्शनरी दी गई है, इसमें से आपको साउंड देखना है कि कौन सा साउंड इस पे एडजस्ट होगा। तो एज अ टीचर बिगेन द रिडल चैलेंज, टीचर ने रिडल का चैलेंज दिया। तो अब मर्मर ऑफ एक्साइटमेंट स्प्रेड थ्रू द क्लासरूम। मर्मर कहते हैं धीरे धीरे आपस में हम लोग जब एक्साइटमेंट में बातचीत करने लगते हैं, जैसे टीचर कोई टॉपिक दे दे इसके बारे में बताओ, धीरे धीरे बोलने लगते हैं ना, फुसफुसाने लगते हैं, तो वो होता है, ठीक है। फिर अनाया साइंग इन रिलीफ, शी लव्ड, साइड साइड कहते हैं बच्चों राहत की सांस लेने को, अनाया ने राहत की सांस ली, ठीक है। साइड इन रिलीफ, राहत की सांस लेना। शी लव्ड रिडल, क्योंकि वो क्या पसंद करती थी, रिडल पसंद करती थी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम से सॉल्व करने से ज़्यादा, ठीक है। फिर आपका थिंक केयरफुली, द टीचर बिगेन टू मम्बल, मम्बल कहते हैं बुदबुदाने को। टीचर ने कहा ध्यान से सोचो, ध्यान से करो, तो मतलब बुदबुदा रही थी। एज शी रोट अ रिडल ऑन द बोर्ड, बुदबुदाती हुई मतलब आगे मतलब क्या लिखेंगी वो, तो वो बुदबुदाती हुई बोर्ड पर लिख रही थी, है ना। वैन द क्वेश्चन वॉज रिवील्ड, जैसे ही क्वेश्चन रिवील्ड हुआ, फ्यू स्टूडेंट गेस्ट, गेस्ट कहते हैं मतलब सांस अटक जाने को, ठीक है। रियलाइजिंग इट वॉज नॉट एन ईजी एज दे हैड एक्सपेक्टेड, ये इतना ईजी नहीं है, उनकी तो सांस ही अटक गई कि ये इतना ईजी नहीं है जितना वो सोच रहे थे, ठीक है। सम एक्सचेंज स्निकर्स, स्निकर्स कहते हैं दबी हुई हंसी को, तो कुछ लोग तो दबी हुई हंसी में मतलब दबा दबा के, क्योंकि एग्जाम चल रहा है, हंसी दबी हुई है। वंडरिंग इफ एनीवन एट ऑल वुड बी एबल टू सॉल्व इट, सोच रहे हैं क्या कोई ऐसा है जो इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो जस्ट देन अनाया टैप्ड हर बुक ऑन द डेस्क, अनाया ने अपनी ऑन द डेस्क विद अ स्मॉल थर्ड डीप इन थॉट, अनाया ने बुक को एकदम तेजी से रखा ना, तो एक थर्ड की आवाज़ हुई, डीप इन थॉट है ना, थर्ड थर्ड मतलब एकदम तेजी से बस अपनी टैब बुक को टैप किया है डेस्क पे, तो एकदम तेजी से आवाज़ हुई, उस आवाज़ को थर्ड। आहा सी इट नाउ, फिर क्या कहता है, आहा सी इट नाउ, क्या है, शी सेड स्ट्रेचिंग विद अ ग्रोन, ठीक है। ग्रोन कहते हैं कराहने को, ठीक है। तो उसने कराहते हुए कहा, एज इफ आई हैड टेकन हर ग्रेट एफर्ट, मतलब इतना कराहते हुए कहा, आई सी इट नाउ, मैं देख सकती हूँ, एकदम कराहते हुए कहा, उसे ग्रेट एफर्ट लगाना पड़ा, ठीक है, इतनी ज़रूरत नहीं थी। अ स्मॉल ब्रीज, ब्रीज कहते हैं एकदम जो अच्छी हवा चलती है ना, मेड द विंडो रैटल, तो जब ब्रीज करती है हवा से, जब विंडो खुलती है ना, ऐसे आवाज़ होती है खड़खड़ की, तो इसे कहते हैं रैटल, एडिंग टू द सस्पेंस ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। फिर सो व्हाट्स द आंसर, तो पूछती है टीचर मतलब ये है क्या आंसर है। तो द स्टूडेंट रोड, एकदम स्टूडेंट चिल्लाए, देयर वॉइस फिल्ड विद प्लेफुल एंथुजियाज्म, ठीक है। लर्निंग फॉरवर्ड विद अ स्माइल, अनाया विस्पर्ड, विस्पर्ड भी कहते हैं धीरे धीरे बोलने को, धीरे धीरे बोली। समटाइम्स द ट्रिकेस्ट क्वेश्चन हैव टू सिंपलेस्ट आंसर, कभी कभी ऐसा होता है जो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है उनके आंसर जो है वो सिंपल हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। अब चलिए आगे वाला करते हैं। मेरा एज यू हैव लर्न अ कंपाउंड वर्ड, आपने बच्चों कंपाउंड वर्ड के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। इस फॉर्म टू और मोर वर्ड्स होते हैं कंपाउंड वर्ड। एक तो होते हैं आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, क्लोज्ड कंपाउंड होते हैं, जैसे कि आपका हो गया सनलाइट, कोर्ट रूम, इन दोनों के बीच में कोई भी डैश नहीं होता। हाइफेनेटेड होते हैं, जैसे कि वेल प्लांट, देखिए बीच में गैप भी है और डैश भी है। और एक होते हैं आपके ओपन कंपाउंड, बीच में गैप तो है लेकिन ये डैश नहीं लगा है, ठीक है। तो आपको इसी में मैचिंग करनी है। देखिए फर्स्ट वाला है आपका क्विक, क्विक के साथ बच्चों क्या होगा, क्विक विटेड, ठीक है। अभी आप देखिए क्विक विटेड, क्विक और विटेड के बीच में आपका डैश लग जाएगा, और ये डैश लग गया तो ये कौन सा हो गया, हाइफेनेटेड, है ना। फिर है सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट के साथ भी बीच में डैश लग जाएगा तो ये भी आपका हाइफेनेटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका कॉमन सेंस, ठीक है। कॉमन सेंस दोनों वर्ड अलग अलग हैं, इसके बीच में डैश नहीं है तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, है ना। फिर है आपका हाउस होल्ड, हाउस होल्ड बच्चों एक ही वर्ड है ना, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड आपका एक ही वर्ड है तो ये क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका बुक स्टोर, ठीक है, बुक स्टोर भी एक ही वर्ड है तो ये आपका क्लोज्ड हो जाएगा। फिर आपका इल, इल टेम्पर्ड, इल और टेम्पल के बीच में डैश आएगा, टेम्पर्ड के बीच में, तो ये हाइफेनेटेड हो जाएगा। फिर आपका स्काई ब्लू, ठीक है, स्काई ब्लू के बीच में गैप है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। फिर आपका डांस हॉल, और डांस और हॉल के बीच में भी गैप है तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी आपका ओपन हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स,
विद द वर्ड्स क्रिएटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो आपको इस वर्ड्स को मतलब इस पैराग्राफ को फिल करना है जो भी अभी हमने वर्ड सीखे ना। तो जैसे देखो, रवि वॉज सॉफ्ट स्पोकन। स्पोकन, रवि हमेशा जो है सॉफ्ट स्पोकन यानी कि मधुर बोलने वाला, सॉफ्ट बोलने वाला था। स्पीकिंग कामली इवन इन आर्ग्यूमेंट, कोई बहस भी होती थी ना तब भी वो बहुत ही शांति से बोलता था बेटा। तो ही ग्रो अप इन अ लिवली हाउस होल्ड, लिवली यानी कि हंसते खेलते परिवार में वो बड़ा हुआ था। लिवली हाउस होल्ड, हंसता खेलता परिवार, जहाँ पे उसने बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने सीखा, डिफरेंट पर्सनैलिटी को हैंडल करना सीखा। तो जो उसका दोस्त अरुण था वो बहुत ही क्या था, एकदम थोड़ा गुस्से वाला, थोड़ा चिड़चिड़ा एंड ऑफन, और अपना पेशेंस, अपना सब्र खो देता था। इन सब के बावजूद भी अरुण जो है वो एडमायर, उसकी प्रशंसा करता था कि रवि जो था बहुत ही क्विक विटेड थिंकिंग था। ठीक है। तो एक बार क्या होता है, एक इवनिंग में वो एक डांस हॉल को पास कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कुछ परफॉर्मर जो है रशिंग आउट, बाहर निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। तो रवि ने नोटिस किया कि एक की जो बुक है, ठीक है, स्काई ब्लू कलर की जो बुक है वो ग्राउंड पे गिर गई। तो उसने पूछा, इज दिस योर, क्या ये आपकी है? तो उसने कहा, ओ थैंक यू यंग मैन। द परफॉर्मर स्माइल्ड, उसने स्माइल किया। इट्स अ रिसेंट परचेज, ये मैंने अभी मतलब हाल ही में खरीदी है। रिसेंट कहते हैं हाल ही में खरीदने को। फ्रॉम द बुक स्टोर, बुक स्टोर से राउंड द कॉर्नर, कॉर्नर के कोने में बुक स्टोर है इस गली में, वहाँ से मैंने खरीदी है। तो ट्रू टू हिज नेचर अरुण प्रॉम्प्ट सेड टू रवि, तो अरुण ने अपने नेचर के मुताबिक कहा, इट्स अ कॉमन सेंस, ये तो एक कॉमन सेंस है कि जो बेकरी से तो आएगी नहीं, जो बुक है वो बुक शॉप से ही आएगी, बेकरी से तो आएगी नहीं ना। तो रवि ने स्माइल किया और वो आगे बढ़ गए। ओके, क्लियर है बच्चों इतना? चलिए अब आगे देखते हैं। ये वाला, हाँ, ये क्या है आपका, रीड द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन गिवन इन द टेबल बिलो। तो ये आपको कुछ दिए गए हैं बच्चों, इसमें आपको जैसे इफ़ यू लाइक, आई विल ट्राई माई बेस्ट, जहाँ पे इफ़ का यूज़ होता है, ठीक है, इफ़ बाई चांस समथिंग वर्क, वहाँ पे जैसे इफ़ आई हैड गॉन दिस वुड हैपन, आई वुड हैव चूजन अनदर डे, जैसे कि रानी ने कहा था। तो इसमें क्या है, जो सेंटेंस वन है जैसे कि इफ़ यू लाइक, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। यदि ऐसा होता, ठीक है, तो मैं ये कर देता। यदि ऐसा होता तो ये आपका, जैसे कि यदि मैं मेहनत करती, ठीक है, इफ आई वर्क हार्ड, तो ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो आई विल गेट गुड मार्क्स, तो ये आपका हो जाएगा आई विल गेट गुड मार्क्स, मेन क्लोज। ठीक है। तो इसमें सेकंड में आपका क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होगा, तो देखिए, इफ बाई चांस समथिंग वर गो रॉन्ग, ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज। तो आर फार्मर वुड सफर, हमारे फार्मर सफर करते थे, ये आपका हो जाएगा मेन क्लोज, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। थर्ड देखिए, इफ आई हैड नॉन दिस वुड हैपन, अगर मुझे पता होता कि ऐसा हो गया, आई वुड हैव चूजन अनदर डे, तो ये आपका सबऑर्डिनेट हो जाएगा। इफ आई हैड नॉन दिस वुड हैपन, पहला जो सेंटेंस है इफ के बाद में वो खत्म होता है, वहां तक सबऑर्डिनेट, फिर मेन क्लोज, आई वुड हैव चूजन अनदर डे। ठीक है, क्लियर है आपका? अब चलिए इसके बेसिस पे आपको ये क्या करना है, आपको ये सब करना है। इफ़ आई हैड अ मैजिक वैंड, अगर मेरे पास मैजिक वैंड, जादुई छड़ी होती तो मैं क्या करता, आई वुड गिव माई सेल्फ विंग, मैं अपने आप को क्या करता, मैं अपने आप को पंख दे देता, है ना। फिर चलिए नेक्स्ट है, वैंड जानते हैं ना बच्चों, जादुई, उसको छड़ी को कहते हैं, जादू की छड़ी को। इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होगी तो क्या होगा, वी विल स्टे इंडोर एंड प्ले बोर्ड गेम, तो हम घर पे रहेंगे, इंडोर गेम खेलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इफ़ यू हैड लिसन केयरफुली, अगर तुम ध्यान से सुनते उसे तो यू वुड हैव सॉल्व द पजल, तो तुम पजल को सॉल्व कर सकते थे। फिर नेक्स्ट है, इफ यू फिनिश योर होमवर्क, अगर तुम अपना काम को फिनिश कर लेते तो क्या होता, वी विल गो टू द थिएटर, हम थिएटर जाते, है ना। इफ वी आई वर इनविजिबल, अगर मैं इनविजिबल हो जाऊं तो क्या होगा, आई वुड स्नीक इन टू द सीक्रेट रूम, तो मैं सीक्रेट रूम में जाके खोज करूंगा, है ना। इफ द अलार्म हैड रंग, अगर अलार्म जो है वो रंग किया तो क्या होगा, द बॉयज वुड हैव वोकन अप ऑन टाइम, तो बॉयज जो है वो टाइम पर उठ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया इतना? चलिए अब आगे चलते हैं। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली विद ईदर द मेन क्लोज और द सबऑर्डिनेट क्लोज। तो देखिए, योर टीचर विल बी अनहैप्पी, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मेन क्लोज, और ये सबऑर्डिनेट क्लोज, इफ के बाद में जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लोज, इफ यू डू नॉट स्टडी वेल, आपकी टीचर अनहैप्पी हो जाएगी। आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, वो ट्रेन को पकड़ लेता अगर वो जल्दी निकलता है, दे हैव लेफ्ट अर्ली। ठीक है। यू विल गेट सिक, यू विल गेट सिक, ये आपका हो गया मेन क्लोज। फिर इफ यू कंटिन्यू टू स्टे अप लेट एवरी नाइट, है ना। इफ शी न्यू द आंसर शी वुड हैव टोल्ड मी, यू वुड हैव पास द एग्जाम if she had studied harder, she would have passed the exam if she have studied harder. If I had $1,000,000, अगर मेरे पास $1,000,000 होंगे तो क्या करूंगा मैं, I would buy a new bungalow, मैं एक नया बंगला खरीदूंगा। ओके।
फिर आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। इफ आई वर अ ट्री, अगर मैं ट्री होता तो मैं क्या करता, आई वुड प्ले विद द विंड एंड टॉक टू द बर्ड। अगर मैं हेड टीचर होती तो मैं क्या करती, स्पेशल डेज क्रिएट करती गेम्स के लिए। अगर मैं बर्ड होती तो मैं क्या करती, स्काई में बहुत ऊंचे तक फ्लाई करती। अगर मैं मैजिशियन होती तो क्या करती, इस संसार को एक बेटर प्लेस बनाती। अगर मैंने स्टडी ज़्यादा की होती तो क्या होता, मैं एग्ज़ाम में पास हो जाती। तो ठीक है, ये मैंने ऐड किया है, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी ऐड कर सकते हैं जो सूटेबल लगे। फिर है आपका नेक्स्ट है लेट अस लिसन। ये आपको बच्चों पेज नंबर 46 पर एक ट्रांसक्रिप्ट दी गई है, तो आपको वो सॉल्व करनी है। आइए वो देख लेते हैं पहले। देखिए, द विट दैट वन हर्ट्स, ठीक है। तो देखिए, हेलो एवरीबॉडी, टुडे आई विल बी नरेटिंग अ स्टोरी अबाउट अ क्विक विटेड कोर्टियर इन द किंगडम ऑफ विजयनगर। तो ये आज मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ विजयनगर के एक राज्य की। क्विक विटेड कोर्टियर एक दरबारी है, तेज दिमाग वाला, तेज बुद्धि वाला। तो रिनॉन्ड स्कॉलर प्राउड ऑफ हिज एबिलिटी, एक प्रसिद्ध स्कॉलर है जिसको अपनी एबिलिटीज़ पर बहुत ही घमंड है। तो वो एक बार विजयनगर के राज्य में आया, तो देखा ही वांटेड टू चैलेंज द स्कॉलर, वो सभी स्कॉलर को चैलेंज कर रहा है, जो भी विजयनगर के स्कॉलर हैं उनको चैलेंज कर रहा है राजा की कोर्ट में। तो जो कोर्ट स्कॉलर हैं वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो बहुत ही चिंता में है, अगर वो हार गए तो क्या होगा। तो इन सब के बावजूद क्या होता है, वो ये भी मतलब उनको ये भी डर है कि अगर वो हार गए तो राजा गुस्सा करेगा, या फिर उन्होंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो वो राजा गुस्सा करेगा कि इफ़ दे रेफ्यूज़ टू फेस द स्कॉलर, कि उन्होंने फिर स्कॉलर को फेस करने से रेफ्यूज़ कहते हैं मना कर दिया। तो वो जानते थे तेनालीरामा तो बहुत ही क्विक विटेड है ना, तो वो उन्होंने कहा तेनालीरामा को बुलाते हैं तो वो इस सिचुएशन को मैनेज कर लेगा। तो उन्होंने उसको बुलाया सॉल्यूशन के लिए, तो तेनालीरामा आया, उसने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज को। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, रामा जो है पैलेस महल में आता है और रामा ने चैलेंजर के सामने बैठ गया। ठीक है, तो देयर वॉज अ बंडल, तो उसके पास क्या था, बंडल रैप्ड इन सिल्क कैप नियर रामा, एक सिल्क का बंडल पूरा था, वो रैप किया हुआ रखा हुआ था रामा के पास। तो ही प्लेस हिज हैंड, उसने अपना बंडल पे हैंड रखा एंड सेट टू द विजिटर, और उसने विजिटर से कहा लेट अस स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द मेरिट्स ऑफ तिला कश्ता महिषा बंधना। तो उसने कहा चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तिला कश्ता महिमा महिषा बंधना। तो द विजिटर वॉज टेकन अबैक, विजिटर तो पीछे हट गया। ही हैड रीड थाउजेंड ऑफ वर्क, उसने बहुत सारे कामों के बारे में पढ़ा था, बस उसने इस टाइप का तो काम कभी सुना ही नहीं था, तिला कष्टम महेशा वंदना। तो उसको कोई आइडिया ही नहीं था कि वो क्या कहे। तो जो विजिटर था, स्कॉलर था, उसने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया। अशेम्ड ही क्वाइटली लेफ्ट द प्लेस, और चुपचाप से वो महल को छोड़कर चला गया। फिर अब राजा तो वो बहुत ही क्यूरियस था, जानने के लिए इच्छुक हो गया कि भाई जो ग्रेट वर्क है रामा ने क्या मेंशन किया है, उसको भी नहीं समझ में आया। तो रामा ने स्माइल किया, फिर जो सिल्क सिल्क क्लॉथ था उसे रिमूव किया, तो उसने देखा वहाँ पे एक बहुत बड़ा बंडल रखा हुआ है, टाइट किया हुआ एक थिक रोप से। तो राजा ने पजल्ड हो गया राजा कि भाई ये सब क्या है, और उसने तेनालीरामा से एक्सप्लेनेशन न मांगी कि भाई ये सब क्या है। तो रामा ने कहा राजा तिल इज शीशम, उसने कहा था ना तिला, देखिए तिला कश्ता महिषा वंदना, तो तिल शीशम हो गई, खश्ता हो गई स्टिक, यानी कि तिला कश्ता एक शीशम की स्टिक, तिला कश्ता मीन्स स्टिक ऑफ शीशम प्लांट। देन डिस्प्लेइंग द रोप रामा सेड दिस इज द रोप यूज टू टाई द बफेलो, तो ये तिला कश्ता है ना शीशम की स्टिक, और इसमें ये जो रोप होती है ये एक बफेलो को बांधने के लिए होती है। महिषा मीन्स होता है बफेलो, बंधना मीन्स आप रोप से उसे टाइट कर दें। ठीक है, यानी कि शीशम की स्टिक से है बफेलो को रोप से टाइट करने, इसका मतलब ये हुआ तिला कश्ता महिषा वंदना। तो जो राजा था वो तो बस्ट हो गया, हंसने लगा। तो द पुअर विजिटर हैड बिकम स्केयर्ड हियरिंग सच अ डिफिकल्ट नेम, जो पुअर विजिटर था बेचारा जो आया था वो तो बिल्कुल ही डर गया इतना डिफिकल्ट नेम से। तो इस तरीके से रामा ने उस एरोगेंट स्कॉलर्स को एक सबक सिखाया। ओके, समझ में आया। तो इसके बेसिस पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए उसके आंसर कर लेते हैं। द रोप टाइंग द बंडल ऑफ स्टिक वॉज थिक, बहुत ही थिक थी ना वो। और स्कॉलर का क्या था, बाद में एरोगेंट बताया था ना उसे, एरोगेंट अभी अभी हमने पढ़ा है। फिर ये आपके जो है यू विल लिसन वंस स्टोरी अगर आपने पढ़ी है तो आपको इसको अरेंज करके लिखना है। जैसे फर्स्ट नंबर पे आएगा फिफ्थ वाला, द विजिटर वांटेड टू शो हिज सुपीरियरिटी ओवर अदर इन द पैलेस, ये था। सेकंड पे आपका द कोड स्कॉलर वर अफ्रेड ऑफ द किंग्स एंगर है ना। थर्ड पे रामा एक्सेप्टेड, रामा ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में रामा ने ये सिल्क के बंडल को अपने पास रखा
महल में। फिर उसके बाद में क्या है, जो ग्लेड स्कॉलर था वो अशेम्ड हो गया क्योंकि वो तो जानता ही नहीं था कि क्या कहना है। फिर राजा जो है वो जानना चाहता था कि भाई रामा ने क्या किया है, ये क्या पूरा काम किया है, उसको भी समझ में नहीं आया था, है ना। फिर 7th में रामा शोड द वर्क, रामा ने अपने वर्क को बताया है कि ये जो रोप से बांधा गया है बंडल को, है ना, ये इसका मतलब क्या है। उसके बाद में जाजा जो है रामा की एक्सप्लेनेशन पे हंसने लगा। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा, और अगर डाउट नहीं है, समझ में आया है, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।